हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन को सर्च करके भी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर ही आपको सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और प्रैक्टिस और क्विज भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही करवाया जाता है। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो कि सामाजिक विज्ञान का एक भाग है इतिहास हिस्ट्री, उसका तीसरा पार्ट हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। और अगर आपने इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाते हुए आपको चलते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हो ची मिन्ह के संबंध में लिखें, अर्थात जो हो ची मिन्ह थे वह हो ची मिन्ह कौन थे, उनके संबंध में लिखें, अर्थात उनके बारे में बताएं। तो हो ची मिन्ह साम्यवाद से प्रभावित था। उसने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया था। अर्थात सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हो ची मिन्ह थे सबसे पहले वे साम्यवाद से प्रभावित थे। उसने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया था एवं फ्रांसीसी साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की थी। 1930 ईस्वी में राष्ट्रवादी गठों को एकत्रित कर वियतनाम कांगसान देंग अर्थात वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और फ्रांसीसी सरकार की क्रूरता के कारण हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादी आंदोलन को बहुत अधिक तीव्र किया था। तो हो ची मिन्ह के बारे में आप इतना सिर्फ ध्यान रखिएगा कि जो हो ची मिन्ह थे सबसे पहले तो वे साम्यवाद से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने 1925 ईस्वी में एक वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया था और फ्रांसीसी साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए बहुत अनेक कार्यकर्ताओं को सैनिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की थी। 1930 ईस्वी में राष्ट्रवादी गठों को एकत्रित कर वियतनाम कांगसेन देंग अर्थात वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी एवं फ्रांसीसी सरकार की क्रूरता के कारण हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादी आंदोलन को भी तीव्र कर दिया था। तो यही सभी बातें हो ची मिन्ह के बारे में थे। हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, अर्थात हो ची मिन्ह के नाम पर एक मार्ग का निर्माण किया गया था। तो वह मार्ग क्या है उसके बारे में बताएं। हो ची मिन्ह हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता है, वह दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। जो हो ची मिन्ह मार्ग है वह हनोई से शुरुआत होता है और हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया की सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता है। इसमें जो सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर पूरे वियतनाम से जुड़ी हैं। जो यह हो ची मिन्ह मार्ग है, इस हो ची मिन्ह मार्ग से सैकड़ों अर्थात 100 से भी अधिक कच्ची और पक्की सड़कें निकलकर पूरे वियतनाम से जुड़ी हैं। यह वियतनामियों का रसद सप्लाई मार्ग था। यह मार्ग काफ़ी मजबूत था। जो हो ची मिन्ह मार्ग था यह मार्ग बहुत अधिक मजबूत था। अमेरिका सैकड़ों बार इस पर बमबारी कर चुका था, परंतु वियतकांग एवं उनके समर्थित लोग इसकी मरम्मत कर लेते थे। अर्थात अमेरिका उस पर बहुत बार आक्रमण करता था, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वे बमबारी करने के बाद भी तुरंत अपनी मरम्मत कर लेते थे, तुरंत उस हो ची मिन्ह मार्ग की मरम्मत कर लेते थे, क्योंकि हो ची मिन्ह मार्ग वियतनाम की जीवन रेखा थी। अतः अमेरिका इस पर नियंत्रित करना चाहता था। इसी क्रम में उसने लाओस एवं कंबोडिया पर आक्रमण भी किया, किंतु 3 तरफा संघर्ष में फंसकर उसे यह आंदोलन वापस भी लेना पड़ा था। जो हो ची मिन्ह थे उसी क्रम में उसने लाओस एवं कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया था, किंतु जो 3 तरफा संघर्ष उस संघर्ष में फंसकर उससे वापस होना पड़ा था। तो हो ची मिन्ह मार्ग के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया की सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता है और इसे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकल पूरे वियतनाम से जुड़ी हुई है। यह वियतनामों पर रसद सप्लाई का मार्ग था और यह काफ़ी मजबूत भी था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद चीन का अर्थ क्या है। जो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, आप चैप्टर का ही नाम पढ़ लिए हैं, तो हिंद चीन जो है वह उसका अर्थ क्या है। तो एशिया के हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय के लगभग 3 लाख अर्थात 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र में आते हैं। जो एशिया का हिंद चीन है उस हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया क्षेत्र आते हैं। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है, तो दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं।
तो हिंद चीन का आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हिंद चीन है वह एक प्रकार का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जो 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें आज का वियतनाम, लाओस और कंबोडिया का क्षेत्र आता है। इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है और दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। यही हिंद चीन का अर्थ है। अमेरिका हिंद चीन में दाखिल कैसे हुआ, चर्चा करें। जो अमेरिका था वह हिंद चीन में कैसे दाखिल हो गया था, इस बात के बारे में बताएं, इसकी चर्चा करें। तो अमेरिका शुरू में फ्रांस का सहयोग कर रहा था, लेकिन साम्यवादी के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु अमेरिका हिंद चीन में दाखिल हुआ था। जो अमेरिका था वह शुरुआत में फ्रांस का सहयोग कर रहा था, लेकिन जिस साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ रहा था तो उस प्रभाव को उसने रोकने हेतु अमेरिका हिंद चीन में भी दाखिल हुआ था। दूसरी तरफ कंबोडिया का शासक सिहानुक अमेरिका से संबंध विच्छेद कर चीन की ओर झुका, जिससे अमेरिका को कंबोडिया में हस्तक्षेप करने का भी अवसर मिला था। साथ ही सिहानुक साम्यवादी रूस और पूर्वी जर्मनी से संबंध बढ़ाना आरंभ कर दिया। अमेरिका कंबोडिया या पूरे हिंद चीन में साम्यवादी शासन प्रभाव को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हिंद चीन में हस्तक्षेप किया था। जो अमेरिका था वह हिंद चीन में दाखिल कैसे हुआ था, तो उसका दाखिल होने का यही कारण था कि वह सबसे पहले तो फ्रांस का सहयोग कर रहा था, लेकिन साम्यवादी का जब प्रभाव बढ़ने लगा तो उस प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका हिंद चीन में दाखिल हुआ था। और वह कंबोडिया का शासक सिहानुक अमेरिका के साथ संबंध विच्छेद कर चीन की ओर झुक गया था, जिससे अमेरिका को कंबोडिया में हस्तक्षेप करने का भी अवसर मिल गया था। साथ ही जो सिहानुक थे, कंबोडिया का शासक सिहानुक, वह साम्यवादी रूस और पूर्वी जर्मनी के साथ संबंध बढ़ाना आरंभ कर दिया था और अमेरिका कंबोडिया पूरे हिंद चीन में साम्यवादी प्रभाव को बढ़ाना नहीं चाहता था। जो अमेरिका था वह पूरे हिंद चीन में साम्यवादी शासन को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हिंद चीन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। रासायनिक हथियारों नापाम एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। जो रासायनिक हथियार नापाम होता है एवं एजेंट ऑरेंज होता है उनके वर्णन करें, उनके बारे में बताएं। तो अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण में खतरनाक हथियारों, टैंकों एवं बमवर्षक विमानों के व्यापक प्रयोग के साथ साथ खतरनाक रासायनिक हथियारों का भी प्रयोग किया था। ऐसे ही कुछ रासायनिक हथियार थे नापाम बम, एजेंट ऑरेंज। ये रासायनिक हथियारों का नाम है नापाम बम और एजेंट ऑरेंज। तो इनका प्रयोग अमेरिका ने वियतनाम पर आक्रमण करते हुए हथियारों एवं टैंकों एवं बम वर्षकों विमानों के व्यापक प्रयोग से बहुत सारे रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया था। नापाम बम में नापाम एक कार्बनिक यौगिक होता है। जो नापाम बम होता है उसके बारे में हम आपको बताएं तो इसमें नापाम नाम का एक कार्बनिक यौगिक होता है जो अग्नि बमों से गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता है और जलता रहता है। अर्थात इससे अगर आक्रमण किया जाए तो वह उस व्यक्ति के त्वचा पर चिपक जाती है और उसके त्वचा को जलाती रहती है। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती थी तथा पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने में इसका प्रयोग किया जाता था। जो एजेंट ऑरेंज था, इस हथियार का उपयोग जंगलों को खत्म करने में किया जाता था। तो नापाम बम में आप समझ गए कि नापाम बम में नापाम नाम का एक कार्बनिक यौगिक होता था जो अग्नि बम में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था और त्वचा को जलाता रहता था। और एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जो पेड़ की पत्तियों को झुलास देता था तथा पेड़ मर जाते थे और जंगलों को खत्म करने में इसका प्रयोग किया जाता था। तो आप रासायनिक हथियारों नापाम एजेंट ऑरेंज के बारे में समझ गए होंगे। हम आपको शॉर्टकट में बताएं तो नापाम एक ऐसा था जिसमें नापाम नाम का एक रासायनिक यौगिक पाया जाता है जो त्वचा को जलाने का काम करता है। और एजेंट ऑरेंज एक जहर होता है जो जंगलों को खत्म करने में प्रयोग किया जाता है। हुआ आंदोलन की चर्चा करें। जो हुआ आंदोलन था वह आंदोलन क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके बारे में बताएं, इसकी चर्चा करें। हुआ आंदोलन वियतनाम के एकीकरण हेतु बौद्ध धर्म अवलंबियों का एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। जो हुआ आंदोलन था वह वियतनाम के एकीकरण के लिए हुआ था और वह बौद्ध धर्म अवलंबियों की धार्मिक क्रांतिकारियों का आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके जो नेता थे वह हुइन फूसो थे। हुआ आंदोलन के नेता हुइन फूसो था। इस आंदोलन में क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे जिसमें आत्मदाह तक शामिल भी होता था, अर्थात आत्मदाह भी हुआ आंदोलन में शामिल था। यह आंदोलन बौद्ध धर्म अवलंबियों के एक धार्मिक क्रांतिकारियों ने शुरू किया था और यह 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके नेता हुइन फूसो था। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट क्यों हुआ। जो वियतनाम था उसमें स्कॉलर्स रिवोल्ट क्यों हुआ था, इसके बारे में बताएं।
तो वियतनाम में ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए, जो ईसाई मिशनरियों का प्रभाव बढ़ रहा था वियतनाम में, तो इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1868 ईस्वी में ईसाइयत के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन हुआ। यह आंदोलन स्कॉलर्स रिवोल्ट अथवा विद्वानों के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन को राजदरबार के अधिकारियों ने चलाया था। वे कैथोलिक ईसाई धर्म के प्रचार और वियतनाम पर फ्रांसीसी आधिपत्य का विरोधी थे। इस आंदोलन का जोर सबसे अधिक नागुएन और हातियन प्रांतों में था, जहां हजारों ईसाइयों को मार डाला गया था। जो ये आंदोलन था, इस आंदोलन का जोर सबसे अधिक न्यूगेन और हातियन प्रांतों में था और वहां पर हजारों ईसाइयों को भी मार डाला गया था। तो जब ईसाइयों का वहां प्रभाव बढ़ने लगा था वियतनाम में, तो उस प्रभाव को कम करने के लिए 1848 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया गया था। उस आंदोलन का नाम था स्कॉलर्स रिवोल्ट। तो आप स्कॉलर्स रिवोल्ट में समझ गए होंगे, यह आंदोलन इसलिए चलाया गया था कि जो ईसाई विद्वान थे, उन विद्वानों का विद्रोह करके उनका नाश किया जाए। इस आंदोलन को राजदरबार के अधिकारियों ने चलाया था। वे कैथोलिक अर्थात ईसाई धर्म के प्रचार और वियतनाम पर फ्रांसीसी आधिपत्य के विरोधी थे, अर्थात वे ईसाइयों के बहुत अधिक विरोधी थे। इस आंदोलन का जो सबसे अधिक न्यूगेन और हाइयन प्रांतों में था, जहां हजारों ईसाइयों को भी मार डाला गया था। तो यही था वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट। स्कॉलर्स रिवोल्ट क्यों हुआ था, तो आप समझ गए होंगे। स्कॉलर्स रिवोल्ट ईसाइयों के आधिपत्य को समाप्त करने के लिए किया गया था। जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था? यह एक समझौता का नाम है जेनेवा समझौता। तो यह कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण हुआ था। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था और यह समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, जो कि अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण हुआ था। तो जेनेवा समझौता अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण फ्रांस और वियतनाम के बीच 1954 ईस्वी में हुआ था। पाथेट लाओ की स्थापना क्यों की गई? जो पाथेट लाओ है, इस पाथेट लाओ की स्थापना क्यों की गई थी? पाथेट लाओ एक सैन्य संगठन था। इसकी स्थापना का कारण था कि वह इसकी सहायता से लाओस में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता था, जिसकी स्थापना सुफनबोंग ने की थी। जो पाथेट लाओ है, यह एक सैन्य संगठन था और इसकी स्थापना करने का कारण यह था कि इसकी सहायता से लाओस में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। जो लाओस में रहने वाले लोग थे, वे पाथेट लाओ की सहायता से वहाँ साम्यवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, जिसकी स्थापना की थी, पाथेट लाओ की स्थापना सुफनबोंग ने की थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? जो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था होती है, यह व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में बताएं। तो वियतनामी मजदूरों से बागानों में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत काम करवाया जाता था। जो वियतनामी मजदूर थे, वियतनाम में रहने वाले मजदूर, उनसे बागानों में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत काम करवाया जाता था। इस व्यवस्था में मजदूरों को एक कारनामा के अंतर्गत जो बागान मालिकों और मजदूरों के बीच होता था, काम करना पड़ता था। इस व्यवस्था में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त होते थे। जो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो वियतनामी मजदूर थे, उनसे बागानों में एक तरफा अनुबंध व्यवस्था के अंतर्गत काम करवाने का काम किया जाता था। इस व्यवस्था में मजदूरों को एक कारनामा के अंतर्गत जो बागान मालिक और मजदूरों के बीच होता है, उसमें काम करना पड़ता था। इस व्यवस्था में मजदूरों का तो किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त थे। तो यह एक प्रकार का अनुबंध व्यवस्था थी, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। माइली गांव हत्याकांड का परिचय दें। जो माइली गांव हत्याकांड है, इस हत्याकांड का परिचय दें। तो माइली दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था। माइली जो है, यह एक गांव का नाम है, जो कि दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था, जहां के लोगों का वियतकांग समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव में घेरकर पुरुषों को मार डाला था। जो अमेरिकी सेना थी, उस अमेरिका सेना ने सोचा कि ये सभी लोग वियतकांग के समर्थक हैं और उन सभी को वियतकांग समर्थक मानकर पूरे गांव को घेर कर वहां के सभी पुरुषों को मार दिया था। औरतों तथा बच्चियों को बंधकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया था, फिर उन्हें मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया गया था। अमेरिकी सेना की इस बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की संपूर्ण विश्व में आलोचना हुई थी। अर्थात जो माइली गांव हत्याकांड है, यह क्या था? तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि माइली दक्षिणी वियतनाम का एक गाँव था, जहाँ के रहने वाले लोगों को अमेरिका ने सोचा कि ये वियतकांग के समर्थक हैं और वियतकांग के समर्थक मानकर अमेरिका सेना ने पूरे गांव को घेर कर वहाँ के सबसे पहले तो सभी पुरुषों को मार डाला था और औरतों तथा बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया था और फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया था। और अमेरिकी सेना की इस बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की संपूर्ण विश्व में आलोचना हुई थी, अर्थात बेइज्जती हुई थी। तो यही था माइली गाँव हत्याकांड।
इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा में नहरें क्यों बनवाई, इसका क्या परिणाम हुआ। जो फ्रांस में रहने वाले लोग थे उन्होंने मेकांग डेल्टा पर नहरें क्यों बनवाई थी और इन नहरों बनवाने से इसका क्या परिणाम हुआ था। तो फ्रांसीसियों ने कृषि के विस्तार के लिए मेकांग डेल्टा से क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए नहरें बनाई थी। जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने कृषि के विस्तार के लिए मेकांग डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था की सुविधा के लिए नहरें बनवाई थी। सिंचाई की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होने से धान की खेती और उत्पादन में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा चावल निर्यातक देश बन गया था। जो फ्रांसीसी थे उन्होंने कृषि के विस्तार के लिए मेकांग डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के लिए नहरें बनवाई थी, और जब नहर बन गई थी तो सिंचाई की समूची व्यवस्था उपलब्ध होने से वहाँ की धान की खेती और उत्पादन में बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 1931 ईस्वी तक वियतनाम पूरे विश्व का तीसरा चावल निर्यातक देश बन गया था। अर्थात पूरे विश्व में उसका चावल निर्यात करने में तीसरा स्थान हो गया था, सिर्फ नहरों के बनाने से, मेकांग डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा करने से। जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो इससे पहले आपने पढ़ लिया कि जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था फ्रांस और लाओस के बीच। लेकिन जो जेनेवा समझौता है उसके प्रावधानों का भी वर्णन करें तो 1954 के जेनेवा समझौता के द्वारा इंडो चीन के लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए गए थे। दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था लागू की गई। वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से 2 भागों में कर दिया गया था। जो जेनेवा समझौता था उसके क्या क्या प्रावधान थे, उन प्रावधानों का वर्णन करें तो 1954 के जेनेवा समझौता के द्वारा इंडो चीन में लाओस और कंबोडिया स्वतंत्र कर दिए गए थे। दोनों राज्यों में वैध राजतंत्र एवं संसदीय व्यवस्था लागू की गई थी। वियतनाम का विभाजन अस्थायी रूप से 2 भागों में कर दिया गया था। पहला था उत्तरी वियतनाम और दूसरा था दक्षिणी वियतनाम। दोनों राज्यों की विभाजक रेखा 17वीं समानांतर बनाई गई थी। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी गई थी और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार बनी रही। यह भी व्यवस्था की गई 1956 में पूरे वियतनाम के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। जो वियतनाम था उसको 2 भागों में बांटा गया था, पहला उत्तरी वियतनाम और दूसरा दक्षिणी वियतनाम। और उत्तरी वियतनाम का जो वो था कम्युनिस्ट सरकार, वह हो ची मिन्ह था, और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार थी। यह भी व्यवस्था की गई थी कि 1956 ईस्वी में पूरे वियतनाम के लिए चुनाव करवाए जाएंगे कि पूरा वियतनाम किसका हो जाएगा। लाओस एवं कंबोडिया का भारतीय प्रभाव का वर्णन करें। जो लाओस एवं कंबोडिया है उस कंबोडिया पर भारतीय का क्या प्रभाव पड़ा था, उस प्रभाव के बारे में बताएं। तो लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म दोनों का प्रसार हुआ था। जो लाओस और कंबोडिया का क्षेत्र था, इन दोनों क्षेत्रों में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों का प्रसार हुआ था। इस कारण वह इससे प्रभावित हुआ था भारतीय संस्कृति से। 4वीं सदी में स्थापित कंबोज राज्य के शासक भारतीय मूल के थे, अतः कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना। 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। जो हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़वाया था कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राजा सूर्यवर्मन ने कराया था। यह हिंदू धर्म का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। 16वीं शताब्दी में कंबोज का पतन हो गया था और इसके बाद वहाँ की आंतरिक व्यवस्था थी उसकी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लाओस एवं कंबोडिया पर भारतीय प्रभाव का वर्णन क्या पड़ा था, तो लाओस एवं कंबोडिया जो थे वे भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए थे क्योंकि इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म दोनों का प्रसार हुआ था। 4वीं सदी में स्थापित कंबोज राज्य के शासक भारतीय के मूल थे, अतः कंबोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना रहा था। और 12वीं सदी में तो राजा सूर्यवर्मन ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। यह हिंदू धर्म का विश्व में सबसे बड़ा मंदिर था। 16वीं शताब्दी में कंबोज का पतन हो गया था और इसके बाद वहाँ की जो आंतरिक थी वह अव्यवस्था स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो यही था लाओस एवं कंबोडिया का भारतीय प्रभाव का वर्णन। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल स्थापित क्यों किए गए थे। जो टोंकिन फ्री स्कूल थे ये स्कूल वियतनाम में क्यों स्थापित किए गए थे, इसका क्या उद्देश्य था, तो 1907 ईस्वी में वियतनाम टोंकिन फ्री स्कूल स्थापित किए गए थे। जो 1907 ईस्वी थी उस 1907 ईस्वी में वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल स्थापित किए गए थे, जिसका उद्देश्य वियतनामियों के पश्चिमी शिक्षा दिलाना था। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता एवं फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा देने की भी व्यवस्था की गई थी। स्कूलों में वियतनामियों को आधुनिक बनाने का बल
आधुनिक बनाने पर बल दिया गया था। छात्रों को पश्चिमी शिक्षा के अतिरिक्त रहन सहन की यूरोपीय शैली अपनाने की भी शिक्षा दी गई थी। तो वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल करने का स्थापना का सिर्फ यही उद्देश्य था कि उनको सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त विज्ञान की शिक्षा, स्वच्छता की शिक्षा और फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा देने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। स्कूलों में वियतनामियों को आधुनिक बनाने पर बल दिया गया था और छात्रों को पश्चिमी शिक्षा के अतिरिक्त रहन सहन की यूरोपीय शैली अपनाने की भी शिक्षा दी गई थी। बाओ दाई कौन था? जो दक्षिणी वियतनाम था जिसका सरकार बाओ दाई था, तो यह बाओ दाई कौन था? हमने आपसे इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ाया था कि वियतनाम दो भागों में बटा था, पहला उत्तरी वियतनाम और दूसरा दक्षिणी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम का तो सरकार था हो ची मिन्ह, लेकिन दक्षिणी वियतनाम का सरकार था बाओ दाई। तो यह कौन था? बाओ दाई फ्रांस एवं अमेरिका के समर्थन से दक्षिण वियतनाम के प्रांत अन्नाम का शासक बना था। देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कि जो बाओ दाई था वह फ्रांस एवं अमेरिका के समर्थन से दक्षिण वियतनाम के प्रांत अन्नाम का शासक बना था, लेकिन वियतनाम में साम्यवादी राष्ट्रवादियों के बढ़ते विरोध के कारण उसका टिकना कठिन साबित हुआ। इसलिए 25 अगस्त 1945 ईस्वी में बाओ दाई ने अपना पद त्याग दिया था। जो साम्यवादी था उस साम्यवादी ने राष्ट्रवादियों के बढ़ते विरोध के कारण उसका टिकना वहाँ बहुत ही कठिन साबित हो रहा था, इसलिए बाओ दाई ने स्वयं ही 25 अगस्त 1945 ईस्वी में अपना पद को त्याग दिया था। तो बाओ दाई कौन था? आप समझ गए होंगे। बाओ दाई फ्रांस और अमेरिका के समर्थन से दक्षिण वियतनाम के प्रांत अन्नाम का शासक बना था, लेकिन जब वियतनाम में साम्यवादी राष्ट्रवादियों का विरोध बढ़ गया था तो उसके कारण उसका शासक बना रहना बहुत ही मुश्किल था और 25 अगस्त 1945 ईस्वी में उसने अपना पद स्वयं त्याग दिया था। 1970 ईस्वी में जकार्ता सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? यह एक सम्मेलन का नाम है जकार्ता सम्मेलन। तो यह 1970 ईस्वी में हुआ था और इसमें क्यों बुलाया गया था? तो कंबोडिया में अमेरिकी हस्तक्षेप के साथ ही चीनी हस्तक्षेप भी शुरू हुआ था। जो कंबोडिया थी सबसे पहले तो उसमें अमेरिकी हस्तक्षेप शुरू हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ चीनी हस्तक्षेप भी शुरू हुआ था। इससे विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हुआ था। जो विश्व की शांति थी वह चीनी हस्तक्षेप के कारण खतरा उत्पन्न हो गया था। अमेरिका ने कंबोडिया से अपनी सेना की वापसी की घोषणा की, लेकिन दक्षिणी वियतनाम कंबोडिया ने अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं हुए थे। इससे गंभीर स्थिति बन गई। इसी समस्या के समाधान के लिए मई 1970 ईस्वी में जकार्ता सम्मेलन अर्थात 11 एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाया गया था। तो एशिया में जो देश है उन सभी देशों में से 11 एशियाई देशों का सम्मेलन को बुलाया गया था। तो जकार्ता सम्मेलन क्यों हुआ था 1970 ईस्वी में? आप समझ गए होंगे, क्योंकि कंबोडिया में अमेरिकी हस्तक्षेप के साथ साथ चीनी का हस्तक्षेप भी शुरू हो गया था और इससे विश्व शांति का खतरा उत्पन्न हो रहा था। अमेरिका ने कंबोडिया से अपनी सेना की वापसी की घोषणा तो की, लेकिन दक्षिण वियतनाम कंबोडिया से अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं हुए थे और इसी कारण वहाँ की स्थिति गंभीर बन गई थी और इस समस्या के समाधान के लिए मई 1970 ईस्वी में जकार्ता सम्मेलन बनाया गया था। आपको यह भी ध्यान रखना कि जकार्ता सम्मेलन कितने देशों में हुई थी, अर्थात कितने देशों के सम्मेलन से हुई थी? तो वह 11 एशियाई देशों के सम्मेलन से हुई थी। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में 17 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोस को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। We'll be right back.